हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहान। आज मैं 2023 में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर फिल्म द पाइपर को एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, ये फिल्म एक चिल्ड्रन फोक टेल द पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन से इंस्पायर्ड है, जिसे हर बच्चे ने अपने बचपन में जरूर सुना होगा। लेकिन क्या हो अगर बचपन की एक स्टोरी एक हॉरर इंसिडेंट की फॉर्म में रियलिटी बन जाए। बस इसी पर ही फिल्म बेस्ड है। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने कभी इस स्टोरी के बारे में ना सुना हो तो बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि स्टोरी के कुछ फैक्ट्स फिल्म में ऑलरेडी मेंशन है। तो अब बिना देरी किए बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक लेडी कैथरीन को दिखाते हुए जो फोन पर किसी आदमी से बात कर रही थी। लेकिन बात करते वक्त कैथरीन की आवाज में एक अलग सा डर था, किसी चीज से काफी डरी हुई थी वो। ऊपर से वो आदमी कैथरीन को किसी तरीके का म्यूजिक प्ले करने के लिए फोर्स कर रहा था, लेकिन कैथरीन उस आदमी को साफ साफ मना कर देती है। वो उस आदमी को समझाती है कि म्यूजिक जैसा दिखता है वैसा है नहीं, ये म्यूजिक बिल्कुल ईविल है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी ये म्यूजिक लोगों के कानों तक नहीं पहुंचने देगी। फोन कटने के बाद कैथरीन अब सबसे पहले एक वुडन बॉक्स को बाहर निकालती है, जिसमें वही म्यूजिक स्कोर रखा था जिसके बारे में कैथरीन बात कर रही थी। कैथरीन का चेहरा अब तक डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, लेकिन एक नॉर्मल सा म्यूजिक किसी का क्या बिगाड़ सकता था। पर शायद ये म्यूजिक स्कोर जितना नॉर्मल दिखता था उतना था नहीं, क्योंकि इस म्यूजिक स्कोर की रोशनी में आते ही अब तक चारों तरफ एक सिनिस्टर एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका था, जो कोई अच्छा साइन नहीं था। और अब कैथरीन भी ये बात अच्छे से समझ चुकी थी, तो वो तुरंत इस वुडन बॉक्स को अपने घर के बाहर लाकर रख देती है और बिना देरी किए इसमें आग लगा देती है। इस म्यूजिक स्कोर को जलता देख फाइनली कैथरीन थोड़ी शांत हो पाई थी, लेकिन ये खुशी पल भर की ही साबित होती है, क्योंकि ये वुडन बॉक्स अचानक ही बंद हो जाता है, जिससे आग उन पेपर्स तक नहीं पहुंच पा रही थी। और एक बार फिर कैथरीन टेंशन में आ गई थी। अब तक काफी देर हो चुकी थी। अब तक चारों तरफ एक काला साया मंडराने लगा था, जो लगातार कैथरीन को निशाना बनाए हुए था। और फिर कुछ ही देर में वो काला साया कैथरीन पर हमला भी कर देता है। और अब कैथरीन भी बिल्कुल वैसे ही आग में जलने लगती है जैसे उसने उस म्यूजिक स्कोर को जलाया था। लेकिन बस फर्क इतना था कि वो म्यूजिक स्कोर अभी भी सही सलामत था, लेकिन कैथरीन की अब तक मौत हो चुकी थी। यानी कैथरीन ने बिल्कुल सही कहा था, ये म्यूजिक स्कोर सच में ही इविल है। यहाँ तक कि कैथरीन भी उससे नहीं बच पाई। अब सीन अगले दिन एक ऑर्केस्ट्रा पे फोकस करता है जो अपने शो की रिहर्सल कर रहे थे। जिन लोगों को ऑर्केस्ट्रा का मतलब नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि ऑर्केस्ट्रा एक म्यूजिक बैंड होता है जो क्लासिकल फोक म्यूजिक को परफॉर्म करता है। इसी ऑर्केस्ट्रा में हमारी मुलाकात होती है मेल वॉकर से, जो एक पाइपर थी। अपनी म्यूजिक के दम पर वो उसे ऑर्केस्ट्रा में पहुंच पाई थी, लेकिन अब उसे और भी आगे बढ़ना था अपनी बेटी जोई के लिए। लेकिन शायद आजकल वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसे अपने ट्रेनर मिस्टर गुस्तव से काफी सुनना भी पड़ता है। अब गुस्तव सभी को बताते हैं कि उनकी अकेडमी की सबसे सीनियर म्यूजिशियन कैथरीन की डेथ हो चुकी है। यानी कैथरीन और कोई नहीं बल्कि इस अकेडमी की एक म्यूजिशियन थी। और मूवी की स्टार्टिंग सीन में जो आदमी कैथरीन को म्यूजिक प्ले करने के लिए फोर्स कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि गुस्तव ही था। रिहर्सल खत्म होने के बाद इसी ग्रुप का एक आर्टिस्ट फ्रैंकलिन मैल को उसकी गलतियों के लिए ताना मारता है, जिससे मैल को काफी बुरा लगता है। लेकिन उसकी फ्रेंड नैन्सी उसका सपोर्ट करती है। आफ्टर ऑल एक नैन्सी ही तो थी जो मैल की स्ट्रेंथ बनी हुई थी। और फिर उनकी यही फ्रेंडशिप उनके बच्चे जोई और कॉलिन में भी तो थी। हमें जोई के बारे में पता चलता है कि वो मोस्टली डेफ है, यानी इसकी सुनने की एबिलिटी काफी कम है। बिना ELD डिवाइस के जोई कुछ भी नहीं सुन सकती थी। जोई की इसी हालत की वजह से मेल काफी परेशान रहती थी। वो उसका ट्रीटमेंट एक अच्छे डॉक्टर से भी करवाना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसीलिए तो वो इस ऑर्केस्ट्रा में एज अ मेन आर्टिस्ट परफॉर्म करना चाहती थी, ताकि वो कुछ अच्छा अमाउंट गेन कर पाए। पर फ्रैंकलिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर रहा था। लेकिन आज नैन्सी मेल को गुस्तव से बात करने का सजेस्ट करती है। एंड फाइनली मेल आज हिम्मत करके गुस्तव के पास बात करने के लिए पहुंच जाती है और उसे मेन परफॉर्मर बनने के उसके आइडिया के बारे में बताती है। लेकिन आज फिर एक बार उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं जब गुस्तव इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। वो उसे कहता है कि वो भले ही एक अच्छे म्यूजिशियन है, लेकिन उसे अभी भी काफी कुछ सीखना है, बिल्कुल फ्रैंकलिन की तरह। जब वो रेडी होगी तो गुस्तव उसे खुद अप्रोच करेगा और ये कहकर वहां से चला जाता है। अब तक मेल और जोई दोनों ही घर आ चुके थे। हमें पता चलता है कि जोई भी मेल की तरह एक पाइपर बनना चाहती है, लेकिन अपने हियरिंग प्रॉब्लम के चलते वो अपने म्यूजिक को सुन नहीं पाती, जिससे उसे म्यूजिक प्रैक्टिस करने में काफी दिक्कत होती है। लेकिन मेल उसे प्रॉमिस करती है कि वो जल्द से जल्द उसके लिए एक अच्छा डॉक्टर अपॉइंट करेगी। पर मेल को भी पता था कि उसके लिए करना इम्पॉसिबल है। उसका बस एक लास्ट ऑप्शन वो ऑर्केस्ट्रा ही है। उसे हर हालत में गुस्तव को मनाना ही था। तो वो अगले दिन ही गुस्तव से मिलने पहुंच जाती है। लेकिन गुस्तव ने अब तक डिसाइड कर लिया था कि वो कैथरीन की जगह सिर्फ फ्रैंकलिन को ही परफॉर्म करवाएगा। लेकिन मेल भी आज पीछे नहीं हटती। वो गुस्तव से कहती है कि कैथरीन उसकी मेंटोर थी। जितना वो कैथरीन को जानती है इस ग्रुप में और कोई नहीं जानता। अगर गुस्तव को सच में कैथरीन जैसा म्यूजिक चाहिए तो उसे मेल को अपॉइंट करना ही होगा। एंड फाइनली अब गुस्तव का माइंड चेंज हो चुका था, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा था, जो अगले पल ही सामने आ जाता है जब वो मेल को कहता है कि उसे कोई न्यू म्यूजिक नहीं बल्कि कैथरीन का वही पुराना म्यूजिक स्कोर चाहिए जिसे कैथरीन ने इतने सालों तक अपने पास छुपा कर रखा था। एक्चुअली जो वो खुद नहीं कर पाया वो उसे मेल के जरिए कराना चाहता था। कैथरीन की म्यूजिक स्कोर को हासिल करना चाहता था वो। मेल को भी गुस्तव के इरादे समझ आ रहे थे। कैथरीन का वो म्यूजिक सिर्फ एक बार आज से 50 साल पहले प्ले हुआ था और फिर उसके बाद कैथरीन ने उसे कभी प्ले नहीं किया, तो जरूर कुछ तो था जो कैथरीन को रोक रहा था। मेल को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, तो वो गुस्तव को मना
मना कर देती है। लेकिन गुस्ताव उसे उसकी बेटी के बारे में याद दिलाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि अगर वो इस म्यूजिक स्कोर को उसके पास ले आई तो गुस्ताव उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी बदल देगा। एंड फाइनली मेल को भी अपनी बेटी के लिए उसकी बात माननी ही पड़ती है। मेल अब तक उस म्यूजिक स्कोर को लाने कैथरीन के घर आ चुकी थी, पर वहीं उसकी मुलाकात कैथरीन की सिस्टर एलिस से होती है। लेकिन मेल के कुछ कहने से पहले ही वो मेल के इरादे समझ चुकी थी। वो मेल से कहती है कि कैथरीन की मौत को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन वो गुस्ताव कुछ पैसों के लिए उस म्यूजिक स्कोर को पाने में लग चुके हैं। आखिर इतना कैसे नीचे गिर सकते हैं वो लोग। मेल समझाने का काफी ट्राई भी करती है, लेकिन वो मेल को वो म्यूजिक स्कोर देने से साफ मना कर देती है। लेकिन मेल को हर हालत में वो म्यूजिक स्कोर चाहिए था, तो वो शाम में एलिस के यहाँ से निकलने का वेट करने लगती है और एलिस के यहाँ से जाते ही घुस जाती है वो उस घर के अंदर। तो पूरे घर में उस म्यूजिक स्कोर को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। अब तो वो घूमते घूमते स्टोर रूम में आ चुकी थी और वहां ढूंढने पर उसे वही वुडन बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर वो म्यूजिक स्कोर रखा हुआ था। उसे पता लगता है कि म्यूजिक स्कोर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैथरीन ने इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, लेकिन थर्ड पार्ट को नहीं। ऊपर से थर्ड पार्ट के नोट्स भी काफी जल चुके थे, तो इसको वापस से रिकॉर्ड करना मेल के लिए काफी मुश्किल था। वो यहाँ से जाने से पहले उस रिकॉर्डेड पार्ट को सुनने का डिसाइड करती है, लेकिन जैसे ही वो उसे प्ले करती है मेल एक ट्रांस में खो जाती है और चारों तरफ एक अंधेरा सा छाने लगता है। और जब तक उसे होश आता है तब तक रात हो चुकी थी। मेल को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी देर से यहाँ क्या कर रही थी। समय का पता कैसे नहीं चला उसे। वो इस जगह पर और रुकना नहीं चाहती थी, तो वो तुरंत उस म्यूजिक स्कोर को लेकर अपनी कार के पास आ जाती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो अपनी कार की कीज अंदर ही भूल आई है और फिर उसको वापस अंदर आना पड़ता है उन कीज को लेने। लेकिन तभी वो वहां पर एक काले साई को नोटिस करती है जो उसी की तरफ आगे बढ़ रहा था। अब इसे मेल तो काफी डर जाती है और भागती है अपनी कार की तरफ, लेकिन वो साया वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। एंड फाइनली बड़ी मुश्किल से वो वहां से निकल पाती है। वो सबसे पहले इस म्यूजिक स्कोर को गुस्ताव को दे देती है, लेकिन गुस्ताव को जब पता लगता है कि इस म्यूजिक स्कोर का थर्ड पार्ट मिसिंग है तो वो तो टेंशन में ही आ जाता है। पर मेल उसे अश्योर करते है कि वो जल्द से जल्द इसका थर्ड पार्ट भी पूरा कर लेगी। एंड फाइनली गुस्ताव भी अब थोड़ा शांत हो जाता है। मेल अगले दिन से ही उस म्यूजिक स्कोर को पूरा करने में लग जाती है, लेकिन उसे अब तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो वो वापस से फर्स्ट पार्ट को सुनती है। लेकिन जैसे ही वो उसे प्ले करती है वो एक बार फिर से ट्रांस में खो जाती है और जब उसे होश होता है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसने उस थर्ड पार्ट का कुछ हिस्सा पूरा कर दिया था। लेकिन कैसे, उसे भी ये बात समझ नहीं आ रही थी। वो इस म्यूजिक स्कोर का सेकंड पार्ट भी सुनती है, लेकिन इस पार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। हो सकता है इतने सालों तक ऐसे पड़े रहने की वजह से इसमें कुछ डिस्ट्रप्शन आ रहे हैं। मेल को अब इन्हीं डिस्ट्रप्शन को हटाना था, तो वो अपने एक फ्रेंड फिलिप के पास आ जाती है जो खुद भी एक आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक म्यूजिक टीचर था। वो उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाती है और उसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए कहती है। मेल फिलिप को कैथरीन का एक नोट भी दिखाती है जिसमें उसने लैटिन लैंग्वेज में कुछ लिख रखा था। फिलिप मेल को समझाता है कि मिडिल एजेस में ऐसा कहा जाता था कि अगर म्यूजिक के पाथ और हार्मनी में कुछ वेरिएशंस ला जाएं तो एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट होता है और इससे दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला जा सकता है और ऐसा म्यूजिक डिमोनिक होता है। लेकिन मेल को तो ये सब बस एक जोक लग रहा था। आखिर आज के समय में भी ऐसी बातें कौन सोचता है। इधर हम मेल के घर में जोई और कॉलिन को देखते हैं। जोई कॉलिन को उसके घर में रुकने का बोलकर कुछ देर के लिए अंदर चली जाती है, लेकिन तभी कॉलिन की नजर उस म्यूजिक स्कोर पर जाती है और वो उसे सुनने के लिए खुद को रोक नहीं पाता। और वो जैसे ही उसे सुनता है वो खुद भी मेल की तरह एक ट्रांस में खो जाता है। और कुछ देर बाद जोई वहां आकर उसे होश में लाती है। वो जोई से कहता है कि उसने म्यूजिक सुनते वक्त एक लेक का विजन देखा जो सच में ही काफी वियर्ड थी। लेकिन जोई कॉलिन की बातों पर ध्यान नहीं देती और उसके साथ हाइड एंड सीक खेलने लगती है। कॉलिन भी अब सब कुछ भूलकर जोई के साथ खेलने लगता है, लेकिन जोई को ढूंढते वक्त उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, मानो उसे कोई देख रहा हो। कॉलिन जोई को ढूंढते ढूंढते एक अंधेरे कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन जब वो वहां की लाइट ओपन करता है कि तभी उसे एक डिमोनिक एंटिटी वहां नजर आती है, जिससे वो काफी डर जाता है और भागता है अपने घर की तरफ। अब तक मेल और नैन्सी घर वापस आ चुके थे। वो कॉलिन से पूरी बात बताने को कहते हैं, लेकिन कॉलिन अब तक काफी डर चुका था, यहाँ तक कि कुछ बोलने की हालत में भी नहीं था वो। अब कुछ ही देर में रात हो जाती है और नैन्सी कॉलिन को गुड नाइट बोलकर उसके रूम से जाने लगती है, लेकिन तभी कॉलिन उसी म्यूजिक को मिमिक करने लगता है जिसे उसने मेल के घर में सुना था। नैन्सी भी इस बात को नोटिस करती है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब तक आधी रात हो चुकी थी और कॉलिन भी आराम से सो रहा था, लेकिन तभी उसे उस म्यूजिक की आवाज आती है जिससे उसकी नींद अब टूट जाती है। डर की वजह से उसकी हालत अब तक काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन जब वो चेक करता है तो उसे वहां बस एक चूहा मिलता है और उससे बचने के लिए वो एक कबर्ड में जाकर छुप जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे वो डेमोनिक एंटिटी आ जाती है और फिर से वो एक बार ट्रांस में खो जाता है। अगले दिन जब नैन्सी चेक करती है तो कॉलिन उसे कहीं नहीं मिलता, यहाँ तक कि पुलिस के ढूंढने पर भी उन्हें कॉलिन का कोई नामो निशान भी नहीं मिलता। और अभी सबसे नैन्सी तो बिल्कुल टूट जाती है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि एक ही रात में कॉलिन कहाँ चला गया। अब तक मेल की हालत काफी खराब होने लगी थी। ऊपर से उसने अभी तक वो थर्ड पार्ट पूरा नहीं किया था, जिसे गुस्ताव उसे धमकी देता है कि अगर उसने कल तक वो पार्ट पूरा नहीं किया तो वो उसे ऑर्केस्ट्रा से बाहर निकाल देगा। लेकिन मेल को किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके दिमाग में तो बस वो म्यूजिक ही घूम रहा था। यहाँ तक कि रिहर्सल के टाइम भी उसका ध्यान कहीं और ही था।
अब तक रिहर्सल स्टार्ट हो चुकी थी और फ्रैंकलिन ने अब उस म्यूजिक स्कोर को परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया था। और अब इस म्यूजिक को सुनते ही मेल एक बार फिर से ट्रांस में चली जाती है और उसे एक लेक का विजन आने लगता है। लेकिन इस बार मेल के साथ साथ फ्रैंकलिन की भी हालत खराब होने लगती है। वो इस म्यूजिक को परफॉर्म करते वक्त ही वहां बेहोश हो जाता है और तभी मेल भी ट्रांस से बाहर आ जाती है। मेल को अब तक शक होने लगा था कि जरूर इस म्यूजिक में ही कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरीके से श्योर नहीं थी। इधर घर पर आज मेल जोई को द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन की स्टोरी सुनाती है। वो उसे बताती है कि एक समय में हैमलिन में एक चूहों ने लोगों को काफी परेशान कर दिया था। उन लोगों को चूहों से बचाने के लिए एक दिन वहां एक पाइड पाइपर आता है जो अपनी धुन से उन चूहों को शहर के बाहर भेज देता है। लेकिन जब वो उन लोगों से अपना इनाम मांगता है तो वो लोग अपनी बात से मुकर जाते हैं और फिर गुस्से में वो पाइपर उनके बच्चों को अपनी धुन से उस लेक में डुबाने के लिए ले जाता है। लेकिन तभी एक डेफ लड़की उस धुन को नहीं सुन पाती और उससे बचकर हैमलिन के लोगों को सब कुछ सच बता देती है और इससे पाइड पाइपर का काम पूरा नहीं हो पाता। जोई मेल से पूछती है कि उस पाइपर के साथ फिर बाद में क्या हुआ और मेल उसे बताती है कि उस पाइपर के साथ वही हुआ जो वो डिजर्व करता था। अब तक मेल जोई को सुलाकर वापस अपने काम पर बैठ चुकी थी, लेकिन अभी भी वो इस काम को पूरा नहीं कर पा रही थी। उधर अब तक जोई नींद से जागकर उन रिकॉर्डिंग को सुनने बैठ चुकी थी, लेकिन वो ये नोटिस नहीं कर पाती कि उसके पीछे एक डिमोनिक एंटिटी खड़ी है। वो डिमोनिक एंटिटी जोई की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले ही जोई उन रिकॉर्डिंग्स को बंद कर देती है। इधर जब मेल सुबह सोकर उठती है तो वो शॉक ही हो जाती है क्योंकि उसने उस थर्ड पार्ट को अब तक खत्म कर लिया था, लेकिन सरप्राइजिंगली उसे कुछ भी याद नहीं था। इधर हम जोई को उसके स्कूल में देखते हैं जिसे अब अपने स्कूल में एक बॉल नजर आने लगी थी और फिर वो उसका पीछा करते करते खाली बस में आ जाती है। लेकिन तभी वो वहां पर एक काली साई को नोटिस करती है और डर की वजह से वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी पूरी बस का कांच टूटकर उसके ऊपर गिर जाता है और जोई कुछ नहीं कर पाती। अब तक जोई घर वापस आ चुकी थी, लेकिन उसकी हालत अब तक काफी खराब हो चुकी थी। मेल उससे बात करने का भी ट्राई करती है एंड फाइनली जोई आज मेल को बता देती है कि कॉलिन ने उसकी रिकॉर्डिंग्स को सुना था जिससे उसने अपने विजन में एक लेक को देखा था और उसके बाद ही कॉलिन की हालत खराब हुई थी। मेल को भी अब तक समझ आ चुका था कि सारे प्रॉब्लम की जड़ ये म्यूजिक ही है, इसीलिए तो कैथरीन ने इतने दिनों तक सबसे से दूर रखा। मेल भी अब उन रिकॉर्डिंग्स और नोट्स को वापस उस वुडन बॉक्स में रख देती है, लेकिन तभी उसे पूरे घर में एक डिमोनिक प्रेजेंस महसूस होती है। मेल पूरे घर को चेक भी करती है, लेकिन पहले तो उसे कुछ नहीं मिलता, पर कुछ देर बाद ही वो डिमोनिक फिगर उस पर हमला कर देती है। अब तक जोई घर वापस आ चुकी थी तो वो मेल को बुलाती है, लेकिन मेल पर अब तक वो डिमोनिक फिगर हावी हो चुकी थी जो जोई को दूर उठाकर फेंक देती है। जोई अपनी मॉम को होश में लाने के लिए उन नोट्स को फाड़ देती है एंड फाइनली मेल अब होश में आ जाती है। लेकिन सरप्राइजिंगली मेल को अभी भी कुछ भी याद नहीं था, पर जोई की ऐसी हालत देखकर वो अब सब कुछ समझ चुकी थी। वो अब सीधे गुस्तव के पास आती है और उसे उस इविल म्यूजिक के बारे में सब कुछ सच बता देती है, लेकिन गुस्तव उसकी एक भी नहीं सुनता। अब तक फ्रैंकलिन भी वहां आ चुका था जो उसे वो थर्ड पार्ट पूरा होने के बारे में बताता है, यानी उस डिमोनिक एंटिटी ने फ्रैंकलिन के जरिए उस थर्ड पार्ट को पूरा कर ही लिया। मेल उन दोनों को समझाने का काफी ट्राई भी करती है, लेकिन गुस्तव उसे इस ऑर्केस्ट्रा से बाहर निकाल देता है। मेल घर लौट ही रही थी कि तभी उसे नैन्सी रास्ते में दिखती है तो वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन नैन्सी अब तक पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि कॉलिन किसी लेक में है और वो यहाँ से कूदकर उस तक पहुंच सकती है और एट लास्ट नैन्सी उन बार्स पे से नीचे की तरफ कूद जाती है। मेल वहां होकर भी कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन फॉर्चुनेटली नैन्सी की जान बच गई थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वहां बैठे लोगों पर कोई असर नहीं हुआ था, वो सभी एक ट्रांस में खो गए थे। और अब फाइनली मेल को भी समझ आ चुका था कि ये म्यूजिक सच में ही कितना ईविल है। इधर आज मेल से मिलने फिलिप आता है, लेकिन उसकी भी हालत काफी खराब थी। मेल समझ चुकी थी कि उसकी भी ये हालत उसी म्यूजिक की वजह से हुई है, लेकिन फिलिप आज उसे एक बड़ी वियर्ड बात बताता है। वो उसे वही क्लिप सुनाता है जो उसने उसे क्लीन करने के लिए दी थी, और जब मेल उसे सुनती है तो वो भी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो कोई इंसान की आवाज नहीं बल्कि किसी डीमन की आवाज थी कि ये डिमोनिक एंटिटी उन सभी को इस्तेमाल कर रही है इस म्यूजिक को पूरा करने के लिए, और कैथरीन उन सब में सबसे पहली थी। अगर उन्हें इसे रोकना है तो उन्हें कैथरीन के घर वापस जाना ही होगा। लेकिन जाते जाते वो फिलिप से कह जाती है इस रिकॉर्डिंग से जितना हो सके उतना दूर रहने के लिए। अब तक मेल कैथरीन के घर वापस पहुंच चुकी थी और उसे वहां एलिस मिलती है जो उसी का इंतजार कर रही थी। एक्चुअली एलिस को तो पहले से ही पता था कि मेल ने जो गलती की है वो उसे सुधारने के लिए वापस यहाँ जरूर आएगी। वो उसे बताती है कि ये म्यूजिक दो दुनियाओं का रास्ता है। कैथरीन ने जब इसे पहली बार प्ले किया था तो वो दरवाजा खुलने वाला था, लेकिन वहां आग लग गई जिससे वो सब उस डिमोनिक एंटिटी के हाथों बच गए। कैथरीन ने 50 सालों तक इस दरवाजे को बंद रखा और सभी से दूर हो गई ताकि कोई और इस सब का शिकार न बन जाए, लेकिन वो भी कभी इससे बचने का रास्ता नहीं निकाल पाई। ये म्यूजिक बस एक शोर है जो सभी की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। लेकिन ये सब सुनने के बाद मेल का दिमाग में एक पॉइंट हिट करता है। वो समझ चुकी थी कैथरीन के शब्दों का मतलब, ये म्यूजिक एक रॉन्ग पैटर्न पर बच रहा है। अगर उसे ये सब ठीक करना है तो उसे सही म्यूजिक प्ले करना होगा। उसे अब एक रास्ता मिल चुका था, लेकिन उसके पास अब टाइम बहुत ही कम था, तो वो तुरंत भागती है अपने घर की तरफ। इधर हम जोई को देखते हैं जिसे अपने पूरे घर में वही म्यूजिक सुनाई देने लगा था। वो इस म्यूजिक को फॉलो करते करते उन रिकॉर्डिंग्स के पास पहुंच चुकी थी एंड फाइनली आज उसके साथ भी वही होता है जो कॉलिन के साथ हुआ था। जोई भी उस एंटिटी
एंटिटी के ट्रैप में आज फंस जाती है। इधर फिलिप की हालत भी अब बिगड़ने लगी थी। उस एंटिटी ने नैन्सी की तरह ही उस पर भी काबू पा लिया था और उसे अपनी जान लेने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन उसके इरादे पूरे नहीं हो पाते क्योंकि मेल अब तक फिलिप के पास पहुंच चुकी थी और उसे होश में ला चुकी थी। मेल अब सबसे पहले जोई के पास जाती है, लेकिन जोई पूरे घर में उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। मेल को समझ आ चुका था कि इस सब को अब वहीं पर खत्म करना होगा जहां से ये 50 साल पहले शुरू हुआ था, तो वो अब निकल पड़ती है ऑडिटोरियम की तरफ। इधर अब तक गुस्ताफसन और फ्रैंकलिन ने उस म्यूजिक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था जिससे सभी लोग एक ट्रांस में खो चुके थे, और अब वही होता है जिसका डर था। वो म्यूजिक अब पूरा हो चुका था और इसी के साथ दूसरी दुनिया का दरवाजा भी खुल चुका था। फ्रैंकलिन अब दर्द में तड़प उठा था और कुछ देर में उसकी पूरी बॉडी अलग हो जाती है और उसके अंदर से वही एंटिटी बाहर निकलती है। मेल भी अब तक वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो गुस्ताफ की चीखें सुनती है वो भागती है ऑडिटोरियम की तरफ। उस एंटिटी ने अब तक सबकी जान ले ली थी और अब वो अपनी धुन बजाना शुरू करता है, जिसके साथ साथ वहां बैठे सभी बच्चे उसके पीछे उस दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। मेल जब तक वहां आती है वो सभी बच्चे वहां से जा चुके थे, तो अब मजबूरन मेल को भी उस दूसरी दुनिया में जाना पड़ता है। वहां जाने पर उसे वही एंटिटी दिखती है और वो समझ जाती है कि ये वही पाइट पाइपर है जो अपना बदला लेने यहाँ पर आया है। यार इतने सालों तक जिस स्टोरी को उन लोगों ने सुना था वो कोई स्टोरी नहीं बल्कि सच था। वो जल्दी से जाकर जोई को बचा लेती है और उसके कान से वो डिवाइस निकाल देती है, जिससे अब जोई को कुछ सुनाई नहीं देता और वो होश में आ जाती है और मेल उसे लेकर अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। लेकिन अब तक उस एंटिटी को भी इस बारे में पता लग गया था, तो वो भी इस दुनिया में लौट आता है जोई को लेने। जोई से बचने के लिए उन टनल्स में छुपने लगती है, लेकिन वो एंटिटी वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। इधर मेल को समझ आ गया था कि अब उसे इस एंटिटी को खत्म करना ही होगा, तो वो उस म्यूजिक को अपने तरीके से प्ले करने लगती है और फाइनली अब इसका असर उस एंटिटी पर भी होने लगता है। वो दर्द में चिल्लाने लगता है। अब तक मेल ने जोई को भी बचा लिया था, लेकिन वो एंटिटी अब तक मरा नहीं था। वो मेल पे हमला करने ही वाला था, लेकिन तब जोई और मेल दोनों मिलकर उस म्यूजिक को प्ले करने लगते हैं और फाइनली उस एंटिटी की यहाँ आज मौत हो जाती है और मेल ने जोई के साथ साथ अब सभी बच्चों को भी बचा लिया था। और उस एंटिटी की मौत के साथ साथ वो दरवाजे भी इस दुनिया से गायब हो जाता है। एट द एंडिंग सीन हमें 2 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। हमें मेल और फिलिप की बातों से पता लगता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो किसी को भी अब याद नहीं है, यहाँ तक कि जोई को भी नहीं। लेकिन इधर हम जोई को देखते हैं जो अपने टीचर को वही डिमोनिक म्यूजिक प्ले करके सुना रही थी और इसी के साथ वो एंटिटी वो एक बार फिर से जोई पर काबू कर लेती है और इसी के साथ फिल्म ही एंड हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की। मुझे इस फिल्म का कॉन्सेप्ट और एटमॉस्फेयर काफी अच्छा लगा। ऊपर से एक्टर्स की एक्टिंग भी काफी कमाल की है, लेकिन इसका क्लाइमेक्स काफी सॉफ्ट है। अगर क्लाइमेक्स और भी स्ट्रॉन्ग होता तो फिल्म काफी बेहतरीन होती। दोस्तों आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।